जब यूएस और ईरान वॉर की शुरुआत हुई थी तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज साफ कही थी। इस युद्ध का मकसद है ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना होगा और इरानियंस को अपनी सत्ता को परिवर्तन करने का मौका मिलेगा। यानी युद्ध का डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर था, रजीम चेंज, सत्ता परिवर्तन और न्यूक्लियर रोल बैक। और अब जब युद्ध शुरू हो चुका है और सिर्फ 3 दिन बीते हैं तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का बयान इससे बिल्कुल अलग है। यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट के बाद शायद सबसे पावरफुल चीज होती है। और अब मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना था। ध्यान दीजिए, नो रेजिम चेंज। चलिए सुनते हैं। The United States is conducting an operation to eliminate the threat of Iran's short-range ballistic missiles and the threat posed by their Navy, particularly to naval. ध्यान दीजिए इनकी बात पर। अब कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं हो रही है, ना ही मार्को रूबियो ने न्यूक्लियर डिसमेंटलमेंट की सीधी बात करी। यानी कि सीधा का सीधा गोल पोस्ट तो छोड़िए, पूरा गेम ही बदल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉर की शुरुआत में ऑब्जेक्टिव बड़े ही ब्रॉड और बड़े व्यापक पॉलिटिकल गोल्स थे, लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ा है और 72 घंटे बीते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स घट करके अब सिर्फ मिलिट्री बने। ये सिर्फ वर्डिंग्स में बदलाव नहीं है, ये अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी का रिकैलिब्रेशन दिखाता है और वो सोच रहे हैं कि हम जो युद्ध का मकसद था उसी को हम बदल देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको इतना महत्वपूर्ण हम क्यों बता रहे हैं। अगर यूएस ईरान को मिसाइल कैपेबिलिटी से वंचित भी कर देता है तो भी ईरान को यह मिसाइल कैपेबिलिटी रीबिल्ड करने में बहुत ही कम समय लगेगा, कुछ महीनों में ही। ईरान के पास वो अपने इंजीनियर्स खुद की डिजाइन बनाता है, खुद का रॉ मटेरियल है उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कैपेबिलिटी है जिसको वो डिस्प्ले कर रहा है। और वॉर के बाद उसके हाथ ऑपरेशनल तौर पे और भी खुल सकते हैं, क्योंकि ये नहीं हो पाएगा कि अमेरिका अगले 6 महीने या 1 साल तक किसी युद्ध में दोबारा एंगेज करेगा। और एक बड़ी बात यह है कि ईरान कोई नया मिसाइल प्लेयर है ही नहीं। 1980s में ईरान इराक वॉर, जहां सद्दाम वर्सेस ईरान हुआ था, उस समय से ईरान का मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है। यानी ईरान का मिसाइल प्रोग्राम लगभग उसी समय शुरू हुआ जब भारत का मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ था। नॉर्थ कोरिया से टेक्नोलॉजी, रशिया से टेक्निकल एक्सपोजर और चाइना से आर्थिक मदद और टेक्निकल असिस्टेंस सब कुछ मिलता है ईरान। इन पार्टनरशिप्स ने फाउंडेशन रखा ईरान की बहुत ही डेवलप्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी का। लेकिन आज का ईरान सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर रहा है। आज ईरान सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन, कंपोजिट मटेरियल, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज, इन सब में सेल्फ रिलायंट है, एक्सपीरियंस्ड है। यानी वो कोई बिगिनर नहीं है, वो कोई इंपोर्टर भी नहीं है। वे आज मिसाइल प्रोडक्शन में मास्टर्स बन चुके हैं। शॉर्ट रेंज से लेकर के 2000 किलोमीटर क्लास तक की मिसाइल्स, ईरान के पास एक लेयर्ड कैपेबिलिटी है मिसाइल्स की। इस वॉर में उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी कितनी डिग्रेड होगी ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन एक और साइड है जिस पर कम बात हो रही है, और वो है गल्फ कंट्रीज, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। इन सभी पर ईरान लगातार अपनी मिसाइल्स और ड्रोन से लगातार अटैक कर रहा है। इन देशों की ग्लोबल इमेज का क्या होगा? पीसफुल, स्टेबल, बिजनेस फ्रेंडली हब्स बनाने की जो इमेज थी इस ब्रांड का, क्या होगा? इनकी पूरी रेपुटेशन सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर टिकी थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अब बदल चुकी। दुबई में होने वाले होटल्स में ड्रोन अटैक्स की वीडियो पूरी दुनिया में चल रही है। इन गल्फ नेशंस में कई देश ऐसे हैं जिसमें 50 से 90% तक आबादी फॉरेन एक्सपैट्स की है, जो वहां पर सिर्फ बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए आए हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और सेफ्टी के लिए आए हैं। इंटायर इकोनॉमिक मॉडल फॉरेन वर्कफोर्स और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स पर डिपेंडेंट था। और डिफेंस स्पेंडिंग, हाँ, सऊदी अरेबिया और यूएई ने थोड़ी बहुत डिफेंस स्पेंडिंग करी है, लेकिन एयर डिफेंस आर्किटेक्चर मोस्टली यूएस सप्लाइड सिस्टम्स पर डिपेंडेंट है। सेल्फ रिलायंट इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड शील्ड को इन गल्फ देशों ने कभी प्रायोरिटी ही नहीं दी। यही स्ट्रेटेजिक गैप आज सामने आ रहा है। ईरान के मिसाइल्स और शाहिद ड्रोन्स लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम पैटर्न्स में आ रहे हैं और इंटरसेप्शन हर बार पॉसिबल नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ईरान की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को काउंटर करने के लिए 10-10 पेट्रियट मिसाइल्स को जवाब में दागा जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो मिसाइल इवेड कर जाती है। अब कॉम्प्लिकेशन ये है कि इजराइल अपने सर्वाइवल थिएटर पर ही फोकस्ड है। इजराइल का फोकस खुद पर है। यूएस ने अपनी मेजर एयर डिफेंस एसेट्स इजराइल की प्रोटेक्शन की तरफ शिफ्ट कर रखा है और अपने खुद के जो जहाज पोत हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट एक सऊदी सीनियर ऑफिशियल ने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स redirected its air defense to protect Israel, leaving Gulf states like Saudi Arabia exposed to Iranian strikes। यानी सऊदी अरब की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अब ये बात बोल रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका उनको वो सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहा है जो वो इजराइल को देता है और जिसकी उनको अपेक्षा थी। ये परसेप्शन गल्फ सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के लिए एक बड़ा झटका है। गल्फ नेशंस ने डेकेड्स तक सिक्योरिटी अम्ब्रेला में ये अज्यूम कर लिया कि भाई
यूएस प्रेजेंस ही सफिशिएंट डेटरेंस है। बहरीन जैसी छोटी कंट्रीज ने सोचा कि अगर हम यूएस फिफ्थ फ्लीट को अपने यहाँ जगह देंगे तो हम भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब एक सवाल उठ रहा है, क्या एक्सटर्नल शील्ड पर डिपेंडेंस यानी अमेरिकन शील्ड पर डिपेंडेंस लॉन्ग टर्म डिफेंस स्ट्रैटेजी हो सकती है? ईरान लगातार मिसाइल्स फायर कर रहा है, ईरान सिलेक्टिव एंगेजमेंट्स में है, यूएस लिमिटेड ऑब्जेक्टिव पर है, इजराइल के अपने मकसद है और गल्फ स्टेट्स डायरेक्ट इंपैक्ट जोन में सामने खड़े हैं ईरान के, महज कुछ 100 किलोमीटर दूर। और अब ये एक मिलिट्री क्राइसिस ही नहीं है, ये गल्फ सिक्योरिटी मॉडल और उनके इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल दोनों की क्रेडिबिलिटी की परीक्षा है। यह युद्ध तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस युद्ध से होने वाली गूंज और उसके आफ्टर इंपैक्ट गल्फ नेशंस के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक गहरा और भारी प्रभाव डालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।